स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की चादर लपटी हुई है। 34 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है, जहां कुछ जगहों पर 0 मीटर विजिबिलिटी रहने का अनुमान है। तो आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। नया साल भले ही शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश में अभी भी जबरदस्त कोहरा नजर आ रहा है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में तो लगातार बादल छाए हैं और सूरज के दर्शन भी मुश्किल से हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद फिर से सर्दी में इजाफा होगा। मौसम विभाग ये बता रहा है कि 34 जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ जगहों पर 0 मीटर विजिबिलिटी रहने का अनुमान है और अगले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड तो है ही, साथ ही साथ कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं। और आलम यह हो चुका है कि आने जाने में लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं कि गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बीच ये अनुमान जता दिया है कि आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी अभी जो कड़ाके की ठंड है, इससे और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, कोहरा और ज्यादा देखने को मिलेगा, गलन भरी ठंड भी देखने को मिलेगी। और 34 जिलों में सुबह और शाम को कोहरे रहने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो लगातार अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, प्रशासन द्वारा की जा रही है। रैन बसेरों में निरीक्षण किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वहां पर जो लोग रुके हुए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि इस वक्त कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। लगातार कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है और ऐसे में अलाव की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। कंबल वितरण किए जा रहे हैं, कंबल लोगों को बांटे जा रहे हैं। जो बीच सड़क पर लोग रहते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं यूपी के जिलों में, जहां ये साफ देखा जा रहा है कि इस वक्त कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां और सड़कों पर गाड़ियां भी नजर अब नहीं आ रही हैं। और अगर गाड़ियां हैं, लोग अपने काम से घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि कोहरा है तो सामने से कुछ दिख नहीं रहा है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो गई है। पहली तस्वीर आप देखेंगे आगरा की है, जहां ताजमहल का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। तो वहां पर भी कड़ाके की ठंड है। तो दूसरी ओर कई जगह पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यानी किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अलग अलग तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप बाहर हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त ठंड से बने हुए हैं, कितनी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं? देखिए, नया साल पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश और साइनवी आगरा में सर्दी लेकर आया, सर्दी का प्रकोप लेकर आ रहा है, भारी ठंड लेकर आया। इस समय जो विजिबिलिटी है 0 हो चुकी है और साइनवी आगरा में इस समय सर्दी का कहर, कोहरे का कहर कहा जाए तो पूरी तरह से नजर आ रहा है। सुबह से ही कोहरा इतना हो जाता है कि लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे प्रशासन ने जो स्कूल है, विद्यालय, उनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद जो दिनचर्या है लोगों की वो पूरी तरह से बदल चुकी है। कहीं ना कहीं सर्दी का असर इस तरह का है कि कोहरे के चलते लोगों का घरों से निकलना इस समय मुश्किल हो चुका है। लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग घर से निकल भी रहे हैं तो वो बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी सर्दी और कोहरे को लेकर तमाम इंतजाम कर रखे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं प्रशासन ने अलाव का इंतजाम हर जगह किया है। उसके साथ ही कंबल वितरण का कार्यक्रम भी जगह जगह शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है, वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि सर्दी और कोहरे में लोग घरों से कम ही निकले, जब जरूरत पड़े उसके हिसाब से निकले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर एहतियात बरत रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ रही है, सर्दी का सितम आगरा में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा असर कोहरे का
पर्यटकों पर नजर आ रहा है। आगरा पर्यटन नगरी के तौर पर पूरी दुनिया में विख्यात है। आगरा में ताजमहल है जो विश्व धरोहर है। तो ऐसे में इस समय जो ताजमहल का सीजन है, आगरा में ये सीजन माना जाता है पर्यटकों का, तो बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाज आगरा में इस समय नजर आ रही है। न्यू ईयर के दिन आपने देखा कि भारी संख्या में लोग ताजमहल पर घूमने थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का कोहरा आगरा में है और जिस तरह के कोहरे का असर है, उसे लेकर भी पर्यटकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो पर्यटक आ रहे हैं उनका कहना है कि ऐसी सर्दी उन्होंने आगरा में कभी नहीं देखी थी। जब लोग पर्यटक जब ताजमहल का दीदार करने जाते हैं तो ताजमहल यहाँ पर इस समय सुबह समय नजर नहीं आता है, तो ऐसे में लोगों को मायूसी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो सर्दी का सिस्टम वो तो नजर आ ही रहा है, इसके साथ ही कोहरे का कहर भी सड़कों पर सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो चाहे यातायात व्यवस्था की बात की जाए, रेल व्यवस्था की बात की जाए, चाहे सड़कों पर चलने वाले और ये हमेशा का है विकास, हम कह सकते हैं कि हर साल हम देखते हैं कि ठंड तो होती ही है, लेकिन सड़कों पर भी उसका असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत परेशानियां होती हैं। अब सीधा हरिद्वार का रुख कर लेंगे। जसवीर हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। चूंकि जसवीर, आपको देखकर तो मैं भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि आपने अपने आप को इतना कैद कर रखा है। फिलहाल वहां पर किस तरीके की ठंड है, किस तरीके से लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए? उत्तर भारत में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों में यानी देवभूमि जिसे कहा जाता है तो उसमें ज्यादा ठंड इसलिए भी होती है क्योंकि कई बार तो गर्मी के मौसम में बर्फबारी होती है, तो उसका भी असर कड़ाके की ठंड होता है। और अब तो ये ठंड का मौसम है, इसमें तो कड़ाके की ठंड के साथ में देखा पिछले 2 दिन से जैसे साल की शुरुआत हुई तो शीतकाल की शुरुआत भी हो गई है और गला वाली ठंड शुरू हो गई है। तो हाथ कपाता वाली ठंड पकड़ना है और जो इसके आसपास के इलाके रहते हैं वहाँ पे उधर से आ गए तो इन इलाकों में भी कड़ाके में ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि गति दिखाने का काम, यानी गेहूं की खुदाई है, दूसरी अगली फसल की तैयारी है, फिर गेहूं की सिंचाई है, तो ये सब काम प्रभावित होगा। छोटे मोटे कारोबार बंद होगा, जो लोग फल लगा के चोरी करके अपना काम गुजारा करते हो, ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि ठंड में निकलना मुश्किल होगा। और यातायात क्योंकि स्थिति में तैयारी ठीक है जसवीर, मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। दुरुस्त करवा के वापस आपके पास लौट रही हूँ। विकास भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं आगरा से। विकास, अगर हम देखें तो तस्वीरें आगरा के ताजमहल की भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोग पहुंचे हुए हैं दीदार करने के लिए, लेकिन क्या लग रहा है अभी कितनी ज्यादा संख्या है वहां पर लोगों की? जो पर्यटक है वो कितने ज्यादा पहुंच रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या वो संख्या बढ़ सकती है या फिर घट सकती है? चूंकि ठंड है तो निश्चित तौर पर अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड में भी पर्यटक जो है वो अपने घरों में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये पर्यटकों की आमद तो लगातार ताजमहल पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यू ईयर वाले दिन ही जो ताजमहल देखने का आंकड़ा था जो पर्यटकों का था वो 50,000 से ज्यादा था। तो ऐसे में जो पर्यटकों की संख्या है उसमें कमी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन सर्दी का सिस्टम और कोहरे का कहर लगातार जिस तरह ताजमहल में दिखाई दे रहा है और पर्यटकों पर नजर आ रहा है, उसके बावजूद जो उत्साह है पर्यटकों का नए साल को लेकर और कहीं ना कहीं ताजमहल देखने को लेकर, कहीं ना कहीं इस समय अधिकांश स्कूलों में जो बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं घूमना भी चाहते हैं, घर से बाहर भी निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में लोगों की पहली प्राथमिकता आगरा का ताजमहल होता है। तो ऐसे में ताजमहल पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। हमने दो दिन पहले देखा कि आगरा कमिश्नर दीपक कुमार ने सीधे एडवाइजरी जारी की थी जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे, उसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया था और लोगों से भी अपील की थी कि सर्दी भी है, समय कोहरा भी है, ऐसे में लोग एहतियात अपनी तरफ से बरते हैं। पुलिस और प्रशासन तो अपनी तरफ से तमाम तरह के इंतजाम कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो प्रशासन और पुलिस के वो इस तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोहरा और सर्दी है वो भी एक तरफ है, लेकिन जो होता है पर्यटकों वो भी लगातार नजर आ रहा है। 50,000 से ज्यादा एक दिन में ताजमहल को देखने के लिए लोग आए। इसके साथ ही आगरा में तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसमें भी लगातार हम देखते हैं सुबह से ही लोगों का जन सैलाब नजर आता है। लेकिन जिस तरह सर्दी होती है तो लोगों को थोड़ी मायूसी नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद लोग कुछ घंटों का इंतजार करते हैं। उसके बाद में लोगों को जिस तरह सूरज थोड़ा थोड़ा निकलते हैं, उसके बाद में जब कोहरा छटता है उसके बाद में लोग जरूर राहत लेते हैं। लेकिन जिस तरह सुबह से और शाम को देखते हैं कि शाम को सूरज डूबने के बाद ही पूरी तरह से सड़कों पर कोहरे अपने आगोश में ले लेता है और कहीं ना कहीं जिस तरह पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है, दोनों तरह की मार है। ठीक है, ये तो हम देखिए यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं, जसवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जसवीर, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो ये हर किसी को पता है कि आप भले ही मई में क्यों ना उत्तराखंड चले जाइए, लेकिन सुबह और शाम को आपको वहां ठंड लगेगी क्योंकि वहां का मौसम ही ऐसा रहता है। अब चूंकि जनवरी
आ चुकी है तो निश्चित तौर पर ठंड तो और ज्यादा होगी। इस लिहाज से क्या लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा, और क्या व्यवस्थाएं हैं जो रैन बसेरों में की गई हैं, किस तरीके से अलाव की व्यवस्था की जा रही है कि लोग, ठंड तो है लेकिन उससे कैसे निजात मिल पाए और कैसे हम लोग थोड़ा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर पाए? तो चित्रा, इस ठंड को देखते हुए कॉटन द्वारा यानी सरकार द्वारा भी एक अपील की गई है कि जो लोग सीधे हरिद्वार से ऊपर पकड़ के रुक रहे हैं, यानी ये तो ये नया साल महीने के मौका हो या फिर घूमने फिरने, क्योंकि जो लोग आते हैं देश के कहीं कहीं से खाना घूमने आता है तो मंदिर देश मंदिर जाते हैं, तो इसे में क्या होगा, मौसम को जरूर देखें और उसकी जो अनुमति है उसे जरूर तो उसके अनुसार अपनी यात्रा करें, क्योंकि उसके ज्यादा ठंड की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। और साथ में जो व्यवस्था जो अपना जिक्र किया है, व्यवस्था की बात तो शहरी क्षेत्र में जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था में किस तरह होता है, बसेरा है, रोड व्यवस्था है, दूसरी फिर कुछ ऐसे हमारे कोई ठिकाने होते हैं जो जरूर रहता है, लोग प्राणों के लिए कुछ नहीं होता है, उड़ने के लिए कंबल भी होता है, तो उन्होंने कंबल की व्यवस्था करा दिया थे। लेकिन जहाँ क्षेत्र है ये वैसा नहीं है, चाहे हरिद्वार हो, दंतेवाड़ा हो या फिर देहरादून हो, जो देहात इलाका है ठीक है। फिलहाल अभी तो भी और ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर प्रशासन को तैयारियां तो करनी ही होगी, लेकिन लोगों को भी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास और जसवीर, आप दोनों का तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हो रहा है, जिसे संघ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भोपाल में वो युवाओं के साथ समाज के प्रमुख लोगों और विभिन्न सामाजिक वर्गों और मातृशक्ति के साथ सीधे संवाद करेंगे। शहर में उनके आगमन को लेकर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत अपने प्रवास के दौरान कुल 4 महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि पहली बैठक आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगी, जहां वे युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 31 जिलों से चुने गए ऐसे युवा शामिल होंगे जिन्होंने शिक्षा, सेवा, उद्योग, नवाचार और सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस संवाद में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी और वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे विषयों पर खासकर खुलकर चर्चा होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे, जहां संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे। इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी अंडमान पहुंचेंगे। तो बड़ी बैठक निश्चित तौर पर मानी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि ये कहा जा रहा है कि इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी अंडमान पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ संसदीय सलाहकार की समिति की बैठक भी है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई निर्णय लिए जा सकते हैं और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और ये जानकारी है कि यहीं पर चूंकि गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार पहुंच रहे हैं, तो इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी अंडमान पहुंचेंगे, जहां पर वो भी मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह से और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। तो संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल भी मौजूद रहेंगे। और ये जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ कुछ और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इस बैठक में शामिल होने के बाद निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अंडमान में कई बेहतर सुझाव भी दिए जा सकते हैं, कई बेहतर चर्चाएं हो सकती हैं, किस तरीके से बदलाव करना होगा, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। और वहीं महाराष्ट्र में होने जा रहे निकाय चुनाव में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है। इसी वजह से राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने 20 साल के बाद एक साथ आने का फैसला किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज दोनों उद्धव और राज ठाकरे संयुक्त रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं।
और वहीं यूपी के बलिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल गौ तस्कर के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ये बड़ी खबर बलिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस दौरान ये कार्रवाई की गई उसके बाद फौरन बदमाश को पकड़ कर ले जाया गया। हालांकि पैर में गोली लगी तो फौरन इलाज के लिए अस्पताल भी भर्ती करवाया गया है। और ये जानकारी है कि घायल गौ तस्कर के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद कर लिया गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बलिया से, जहां पर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि लंबे वक्त से इस बदमाश को, आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इस गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक बड़ी सफलता बलिया पुलिस को हाथ लगी है। हालांकि पुलिस के साथ इस गौ तस्कर की मुठभेड़ भी हो गई थी। अधीक्षक बलिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत आज नरही थाने पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्तियों के, कि एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर ललकारने पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई तो उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फजल उर्फ करिया बताया, जो स्थानीय थाने में गोवध का वांछित अभियुक्त होने के साथ साथ इनामिया अपराधी है। और उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो बलिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये बदमाश भाग रहा था, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और ये गोली जो है वो गौ तस्कर के पैर में लग गई। हालांकि उसके बाद इस गौ तस्कर को पकड़ लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल लेकर के जाया गया है। हालांकि अभी ये जानकारी भी है कि और ऐसे ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखिए लगातार ऐसे बदमाशों को, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में यूपी पुलिस लगी रहती है। और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि ऐसे और जितने आरोपी संलिप्त हैं गौ तस्करी में या फिर बदमाशी में, उनको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि अलग अलग जिले से लगातार तस्वीरें आती हैं जब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो जाती है और उनको पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है तो वो भागने की फिराक में रहते हैं। हालांकि उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके साथ और जितने भी बदमाश संलिप्त रहते हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश लगातार की जाती है। और अभी भी यही सिलसिला लगातार जारी है, जहां इस बदमाश को, गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पैर में इसके गोली लग गई है और ये भी जानकारी है कि फिलहाल अभी इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसके बाद और जितने लोग इस गौ तस्कर के साथ संलिप्त थे, इसके साथ ऐसे काम किया करते थे, उनको भी पकड़ने की जद्दोजहद में बलिया पुलिस लगी हुई है। यूपी के रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा से जारी दस्तावेजों के सहारे 9 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया। मुख्य प्रबंधक की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस जांच में बैंक कर्मियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। जानकारी के मुताबिक जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 9 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। कितने लोगों पर भी, कितनी लागत? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है लोन के नाम पर, जिसमें फर्जी दस्तावेज लगाकर अपनी पहचान छुपाकर, ऐसा मुख्य शाखा प्रबंधक ने आरोप लगाया है। पुलिस को कंप्लेन दिया है कि कुछ लोगों ने अपनी पहचान छुपा के फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लोन लिया है, जिसमें 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कोतवाली थाने में। और इसमें जो धनराशि है जिसका फ्रॉड हुआ है वो लगभग 9 करोड़ की है। इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें
मुकदमा पंजीकृत हो गया है, विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गंभीर सेक्शंस में इसमें जालसाजी में, जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने में, 420 चीटिंग में, तमाम धाराओं में। तो ये पूरा मामला आपको रायबरेली के बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा से जारी दस्तावेजों के सहारे 9 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है, जहां मुख्य प्रबंधक की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस जांच में बैंक कर्मियों की भूमिका को भी तलाशा जा रहा है। जानकारी ये है कि जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 9 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जिसके बाद अब 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ जो बैंक कर्मी हैं जो वहां पर काम करते हैं, उनकी भी भूमिका को अब खंगाला जा रहा है कि कौन कौन लोगों की सहभागिता इसमें रही है। तो पूरा मामला रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा से जुड़ा हुआ, जहां जाली दस्तावेजों के सहारे 9 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। और ओम द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओम, 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, किन किन लोगों की भूमिका अहम मानी जा रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जो फर्जीवाड़े के तहत एक लोन लिया गया है, वो लोन की जो रकम बताई जा रही है वो 9 करोड़ लगभग बताई जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन लिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं शहर कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित का बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहां जाली दस्तावेजों के सहारे ये लोन लिया जाता है। लोन थोड़ा बड़ा नहीं होता है, भारी मात्रा में लोन होता है। आप समझ सकते हैं 9 करोड़ का लोन लिया जाता है। भारी जो दस्तावेज होते हैं वो फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं। जो बैंक कर्मियों की भूमिका बताई जा रही है वो भी संदिग्ध बताई जा रही है। अगर किसी आम इंसान को लोन लेना होता है तो वो काफी सारे दस्तावेज, नियम, कानून, कायदे बताने लगते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो लोग आसानी से लोन कर देते हैं। जब किसी को लोन लेना होता है तो कई सारे वो होते हैं, उनको निभाने पड़ते हैं और कई सारी प्रक्रिया। यही सवाल है ओम कि जब आम लोग जब लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाते हैं तो तमाम चीजों को बोल दिया जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स को बार बार रीचेक किया जाता है, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी रकम 9 करोड़ कम नहीं होती। इस तरीके से लोन अगर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अहम ये भी है कि आखिरकार इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला कि 9 करोड़ का जो लोन दिया गया है वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दिया गया है? सबसे बड़ी चीज है, जिस पीड़ित के नाम लोन लिया गया था उसके घर नोटिस गई, तब उसको ये मालूम चला कि 9 करोड़ का लोन लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर देखी जाए तो जो बैंक कर्मियों की शिथिलता जरूर देखने को मिल रही है। जब किसी आम आदमी को लोन लेना होता है तो कई सारी प्रक्रियाएं निभाने की बात सामने आ जाती है, कई सारे दस्तावेजों को सामने लाने की बात आ जाती है, कई गवाहों को भी लाने की बात आ जाती है, तब भी पर लोन नहीं होता है। लेकिन जब फर्जीवाड़े की बात आती है तो किस तरह से आप देख सकते हैं रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और 9 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं मुख्य प्रबंधक जो हैं उनकी तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाई गई है। वहीं जो रायबरेली के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह है वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो विवेचक हैं उनसे भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और किस तरह से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बैंक कर्मियों की किस तरह से संलिप्तता पाई जा रही है, इसको भी लगातार रायबरेली पुलिस खंगालने का काम कर रही है। लेकिन बैंक कर्मियों की लापरवाही इस कदर से देखने को मिली है कि आप समझ सकते हैं, अगर आम मामूली इंसान लोन लेने के लिए जाता है तो उसको लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन जब इस तरह के लोन लेने जाते हैं तो उनको आसानी से लोन मुहैया हो जाता है। लेकिन कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं बीच में, वो प्रक्रियाएं आखिर कहाँ किस तरह से निभाई गई, कई सारे दस्तावेज होते हैं उनको किस तरह से जब लोन की प्रक्रिया होती है तो सवाल है। और ये हमेशा से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो यही कहा जाता है कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा भ्रष्ट है, और यही वजह है कि ऐसे मामले, धांधली जो है वो लगातार देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम आपका तमाम जानकारी।